फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दी चैनल साहिल पठान एजुकेशन। तो आज है 1 फरवरी 2026। तो देखते हैं आज का द हिंदू न्यूज़पेपर का एनालिसिस। तो बढ़ते हैं आगे और देखते हैं आज का फर्स्ट आर्टिकल। तो फर्स्ट आर्टिकल आज का है स्टैलिन स्लैम सेंटर फॉर डिसमेंटलिंग एमजी नरेगा। तो एमजी नरेगा को डिसमेंटलिंग खत्म करने का पूरी तरीक़ा से आरोप किस पर लगाया है? सेंटर पर, केंद्र पर। तो कौन? स्टालिन। तो कौन है स्टालिन? तो तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर है, सीएम है। तो देखते हैं तो क्या है यहाँ पर। अभी हम लोग न्यूज़ देखे हैं तो न्यूज़ क्या है? न्यूज़ है तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के स्टालिन ने केंद्र पर एमजी नरेगा को कमज़ोर करने का आरोप लगाया है। तो उन्होंने विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन VGRAMG से बदलने का विरोध किया है। तो यहाँ पे देखते हैं कि एमजी नरेगा क्या है। तो राइट बेस्ड एम्प्लॉयमेंट गारंटी लॉ 2005। तो ये क्या है? 2005 में लागू अधिकार रोजगार गारंटी कानून। तो इस योजना में क्या है कि 100 डेज वेजेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट टू रूरल हाउस होल्ड। तो ग्रामीण परिवारों को 100 दिन का मजदूरी रोजगार प्रदान करना। डिमांड ड्राइवन एंड लीगली इन्फोर्सेबल। तो इस पर क्या है? मांग आधारित और कानूनी रूप से बाध्यकारी। आगे देखते हैं सेंटर प्रपोजल्स क्या है। तो इस पर केंद्र का प्रस्ताव क्या है? तो देखते हैं न्यू स्कीम अंडर विकसित भारत फ्रेमवर्क। तो विकसित भारत ढांचे के अंतर्गत नई योजना। उसके बाद इसमें क्या है? एलिजिबली शिफ्ट फ्रॉम द नाइट बेस टू डिस्क्रिमिनेटरी एलोकेशन। तो इसमें क्या है? तो अधिकार आधारित व्यवस्था से विवेकाधीन आवंटन की ओर बदलाव। स्टेट्स आस्क्ड टू बियर 40% ऑफ फाइनेंशियल बर्डन। तो राज्यों पर 40% वित्तीय बोझ डालने का प्रस्ताव। तो तमिलनाडु की आपत्ति इस पे क्या है? तो कंसर्न क्या है? तो कंसर्न देखते हैं डायलेशन ऑफ महात्मा गांधी लेगेसी। तो इसका क्या है? तो कंसर्न चिंता क्या है इसमें? तो महात्मा गांधी की विरासत को कमजोर करना। उसके बाद है पनिशिंग स्टेट परफॉर्मिंग वेल इज पॉवर्टी रिड्यूशन। तो गरीबी उन्मूलन में अच्छा प्रदर्शन करने वाले राज्यों को दंड। थ्रेट टू रूरल लाइवलीहुड्स एंड सोशल सिक्योरिटी। तो ग्रामीण आजीविका और सामाजिक सुरक्षा पर खतरा। ये सारे क्या है? तमिलनाडु कंसर्न है, राज्य की चिंता है। उसके बाद देखते हैं फेडरलिज्म एंगल। तो संघवाद की एंगल से, पर्सपेक्टिव से देखते हैं, दृष्टिकोण से। तो क्या है? शिफ्टिंग फाइनेंशियल बर्डन वायोलेट्स कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। तो सहकारी संघवाद के सिद्धांत का उल्लंघन हो रहा है। तो यहाँ पे समझेंगे सहकारी संघवाद के सिद्धांत क्या होता है और उसका उल्लंघन कैसे होता है। तो हमारा इंडिया जो है कैसा स्ट्रक्चर गवर्नमेंट है? तो फेडरल है। इसमें स्टेट के पास अलग पावर है, सेंटर के पास क्या है? अपना अलग पावर है। तो इसमें क्या करता है? यहाँ पे पूरा के पूरा पावर किसको दिखा रहा है? सेंटर को दिखा रहा है। स्टेट का इसमें क्या कोई हस्तक्षेप नहीं हो रहा है। तो यही क्या बोला है? सहकारी संघवाद के सिद्धांत का उल्लंघन हो रहा है। सेंटर स्टेट ट्रस्ट डेफिसिट। तो केंद्र राज्य विश्वास में कमी दिखने को मिल रहा है। पॉलिसी यूनिफॉर्मिटी वर्सेस स्टेट फ्लेक्सिबिलिटी। नीति की एकरूपता बनाम राज्यों की स्वतंत्रता में कमी दिख रहा है। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल एंड गवर्नेंस डायमेंशन से देखते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशनल डायमेंशन से देखेंगे तो यहाँ पे क्या है? आर्टिकल 41 राइट टू वर्क। उसके बाद देखते हैं वेलफेयर स्टेट ऑब्लिगेशन, रोल ऑफ पार्लियामेंट वर्सेस एग्जीक्यूटिव डिस्क्रिमिनेशन। तो यहाँ पे समझेंगे कॉन्स्टिट्यूशन का कहता है अनुच्छेद 41 क्या कहता है? काम का अधिकार नीति निर्देशक DPSP के अकॉर्डिंग कल्याणकारी राज्य की जिम्मेदारी। तो यहाँ पे क्या है? कल्याणकारी किसका जिम्मेदारी है? राज्य की जिम्मेदारी। संसद की भूमिका बनाम कार्यपालिका का विवेक। तो ये सारे क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है। अब देखते हैं यूपीएससी प्रीलिम्स पॉइंटर्स। तो एमजी नरेगा इज डिमांडेड ड्रेवन। तो एमजी नरेगा क्या है? मांग आधारित योजना है, याद रखिएगा। लीगल गारंटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो रोजगार की कानूनी गारंटी। कॉस्ट शेयरिंग सेंटर एंड स्टेट्स। तो केंद्र राज्य लागत साझेदारी। अब यहाँ पे प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से देख लिया, मेंस के पर्सपेक्टिव से देखते हैं। तो मेंस के पर्सपेक्टिव से क्या है? वेलफेयर फेडरलिज्म, राइट वर्सेस इंटेलमेंट डायलेशन, फिस्कल डिसेंट्रलाइजेशन। तो यहाँ पे देखेंगे कल्याणकारी संघवाद, अधिकार आधारित योजनाओं का क्षरण हो रहा, खत्म हो रहा है। वित्तीय केंद्रीकरण। तो ये सारे चीज़ क्या है? मेंस के पर्सपेक्टिव से वैल्यूएशन जीएस पेपर 2 के लिए इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ पे देखेंगे पॉसिबल यूपीएससी मेंस क्वेश्चन। तो मेंस के
रिगार्डिंग क्वेश्चन देखेंगे तो रिप्लेसिंग राइट बेस्ड वेलफेयर स्कीम विद डिस्क्रिशनरी मॉडल्स अंडर मेंशन सोशल जस्टिस, आधिकारिक आधारित कल्याण योजनाओं को विवेकाधीन मॉडल से बदलना सामाजिक न्याय को कमजोर करता है। अब देखेंगे डिस्कस विद रेफरेंस टू एमजी नरेगा, तो एमजी नरेगा के संदर्भ में चर्चा कीजिए। ये मेंस के पर्सपेक्टिव से क्वेश्चन है। अब आगे इसका वे फॉरवर्ड देखते हैं। वे फॉरवर्ड क्या है? स्ट्रेंथन एमजी नरेगा फंडिंग, तो एमजी नरेगा के वित्त पोषण को मजबूत करना। रिस्पेक्ट स्टेट एटोनॉमी, तो राज्यों की स्वतंत्रता का सम्मान करना। अब स्टेट एटोनॉमी क्या होता है? तो राज्य के पास पावर जो है, हमारा कंट्री कैसा है? इंडिया फेडरल स्ट्रक्चर है, तो इसमें सेंटर के पास अपना पावर, स्टेट के पास अपना। तो स्टेट के पास जो पावर है तो इस पावर का रिस्पेक्ट करने के लिए बताया गया है, उन्मूलन नहीं, उल्लंघन नहीं। तो यहाँ पे देखेंगे उसके बाद ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी रिफॉर्म्स, पारदर्शिता और जवाबदेही सुधार करने की बात है। अब नेक्स्ट न्यूज देखते हैं आर्टिकल 2। तो नेक्स्ट क्या है कि व्हाई हैज पोल्ड पैनल डिप्लॉयड माइक्रो ऑब्जर्व्स ओनली इन बंगाल CM टू CEC, तो यहाँ पे कहता है पोल पैनल चुनाव आयोग जो है ये डिप्लॉय माइक्रो ऑब्जर्वर्स सिर्फ बंगाल में ही क्यों तैनात किया गया? ये बंगाल की चीफ मिनिस्टर किससे कर रही है? तो CEC से, इलेक्शन कमीशन से। तो देखते हैं आगे क्या है न्यूज। तो न्यूज है यहाँ पे कि वेस्ट बंगाल CM ममता बनर्जी ने निर्वाचन आयोग से सवाल किया। क्या सवाल किया है? इशू क्या है? डिप्लॉयमेंट ऑफ 81,000 माइक्रो ऑब्जर्वेशन ओनली इन वेस्ट बंगाल। तो मुद्दा केवल है क्या है कि पश्चिम बंगाल में लगभग 81,000 माइक्रो ऑब्जर्वर्स की तैनाती। कॉन्टेक्स्ट क्या है इसका? संदर्भ तो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR ऑफ इलेक्शन रोल्स, तो मतदाता सूची का विशेषण गहन पुनरीक्षण। हम पिछले क्लास में SIR के बारे में भी पढ़ाएं कि SIR क्या है, तो फिर से यहाँ पे SIR के बारे में देखेंगे और रिवीजन भी क्या होगा? रिवीजन भी हो जाएगा। तो बढ़ते हैं आगे और देखते हैं क्या है। तो यहाँ पे है, देखते हैं कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR क्या है? तो कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन ऑफ इलेक्ट्रल्स रोल्स, तो मतदाता सूची का व्यापक पुनरीक्षण। कंडक्ट अंडर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपुल एक्ट 1950, तो जनप्रतिनिधि अधिनियम 1950 के तहत किया जाता है। तो इसको लागू किसके अंदर कंडक्ट कराया जाता है? तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपुल एक्ट 1950 एम्स टू रिमूव डुप्लीकेट्स, डेड वोटर्स एंड इलीगल एंटिटीज। तो इसका क्या है? तो इसका एम्स क्या है? उद्देश्य क्या है? मृत, दोहराए गए नाम, अवैध नाम को हटाने का इसका उद्देश्य, पर्पस है। अब देखेंगे यहाँ पे हु आर माइक्रो ऑब्जर्वर्स, तो माइक्रो ऑब्जर्वर्स क्या होता है ये हम लोग देखेंगे यहाँ पे। तो इंडिपेंडेंट ऑफिशियल अपॉइंटेड बाय EC, तो निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त स्वतंत्र अधिकारी होता है। क्या चीज? तो स्वतंत्र अधिकारी होता है, किसके द्वारा अपॉइंट किया जाता है? तो इलेक्शन कमीशन के द्वारा, इसी के द्वारा। मॉनिटर ग्राउंड लेवल इलेक्ट्रोल प्रोसेस, तो चुनावी प्रक्रियाओं की जमीनी निगरानी। यूजुअली डिप्लॉयड इन सेंसिटिव एंड क्रिटिकल एरियाज, तो सामान्यतः संवेदनशील क्षेत्रों में तैनात रहता है। अब देखेंगे CM कंसर्न, तो यहाँ पे CM का चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी का कंसर्न्स क्या है देखते हैं। तो वह ओनली वेस्ट बंगाल, तो ये सिर्फ वेस्ट बंगाल में ही क्यों हुआ? एलिग्ड ह्यूमन राइट्स वायोलेशन, मानवाधिकार उल्लंघन का आरोप लगाया है। क्लेम्ड इनकन्वीनियंस एंड डेथ ड्यूरिंग SIR, तो SIR के दौरान परेशानी व मौतों का दावा। एलेग्ड डेविएशन फ्रॉम यूनिफॉर्म EC प्रोड्यूसर्स, तो समान प्रक्रिया न अपनाने का आरोप। ये किसके है कंसर्न? तो वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी बोल रहे हैं। अब देखते हैं यहाँ पे इलेक्शन कमीशन पावर, तो इलेक्शन कमीशन के पास पावर क्या क्या है? तो आर्टिकल 324 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के तहत तो सुप्रिंटेंडेंस डायरेक्शंस एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्शन, तो चुनाव की निगरानी, निर्देश व नियंत्रण, ये पावर है किसका? आर्टिकल 324 के अकॉर्डिंग इलेक्शन कमीशन के पास। पावर टू डिप्लॉय
ऑब्जर्व टू इंश्योर फ्री एंड फेयर इलेक्शन, तो स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव हेतु ऑब्जर्व तैनात करने की शक्ति। फेडरल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल इशू देखते हैं, तो फेडरल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल इशू क्या है? क्वेश्चन ऑफ इंस्टीट्यूशनली नेचुरलिटी, संस्थागत निष्पक्षता का प्रश्न। बैलेंस एंड बिटवीन स्टेट गवर्नमेंट एंड ईसी, तो राज्य सरकार व इलेक्शन कमीशन के बीच संतुलन, ये क्या है? नीड है। तो परसेप्शंस ऑफ सेलेक्टिव इंटरवेंशन, तो चयनात्मक हस्तक्षेप की धारणा। अब यूपीएससी प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से देखते हैं, तो प्रीलिम्स की पर्सपेक्टिव से क्या है? पॉसिबल एमसीक्यूज एरिया आर्टिकल 324, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट 1950, तो रोल ऑफ माइक्रो ऑब्जर्व्स, इलेक्ट्रोल रोल रिवीजन, संभावित विषय, ये सारे चीज़ क्या है? प्रीलिम्स के पॉइंटर से इम्पोर्टेंट है। अब मेंस के पर्सपेक्टिव से देखते हैं, तो आंसर पॉइंटर्स, ईसी एटोनॉमी बीएस स्टेट कंसर्न, तो ईसी क्या है? ईसी का खुद का पावर और स्टेट के पास भी खुद का पावर है फेडरल स्ट्रक्चर में, तो ये कंसर्न चिंता का बात बना हुआ है। तो ये मेंस के पर्सपेक्टिव से इलेक्टोरल रिफॉर्म्स एंड ट्रांसपेरेंसी, ह्यूमन राइट्स ड्यूरिंग एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सरसाइज, फेडरलिज्म एंड कोऑपरेटिव गवर्नेंस, तो ये सारे चीज़ क्या है? मेंस के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं वे फॉरवर्ड। तो वे फॉरवर्ड क्या है? ट्रांसपेरेंट क्राइटेरिया फॉर ऑब्जर्वर डिप्लॉयमेंट, तो ऑब्जर्वर तैनाती के स्पष्ट मानदंड। बेटर कोऑर्डिनेशन बिटवीन इलेक्शन कमीशन एंड स्टेट, तो इलेक्शन कमीशन व राज्यों के बीच बेहतर समन्वय। तो ग्रीवेंस एंड रेसिडेंशियल ड्यूरिंग एसआईआर, तो एसआईआर के दौरान शिकायत निवारण। टेक्नोलॉजी ड्राइवन इलेक्टोरल मैनेजमेंट, तो तकनीकी आधारित मतदाता सूची प्रबंधन, तो ये क्या है? वे फॉरवर्ड है, आगे की राह बताया गया है। अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल। तो नेक्स्ट आर्टिकल क्या है? तो केरला हैज सेट अ नेशनल बेंचमार्क फॉर इंक्लूसिव एंड एक्सेसिबल टूरिज्म, तो केरल जो है क्या चीज़ सेट कर रहे हैं? तो नेशनल बेंचमार्क सेट कर रहे हैं, क्या चीज़ के लिए? तो इंक्लूसिव एंड एक्सेसिबल टूरिज्म के लिए, ये याद रखेगा। अब इंक्लूसिव मतलब जिसमें शामिल हर पर्सन, एवरी पर्सन शामिल, और एक्सेसिबल मतलब सभी के पास तक पहुँचो, किस क्षेत्र में? तो टूरिज्म के क्षेत्र में। ये केरला सेटअप कर रहा है नेशनल बेंचमार्क। अब बढ़ते हैं आगे, देखते हैं न्यूज़ क्या है। तो न्यूज़ है कि केरला हैज़ इमर्ज्ड एज अ नेशनल बेंचमार्क इन इंक्लूसिव एंड एक्सेसिबल टूरिज्म फोकसिंग ऑन, तो किस चीज़ पर फोकस किया है? रिमूविंग फिजिकल, सोशल एंड इंफॉर्मेशनल एंड एटीट्यूडनल बैरिज, तो सामाजिक, सूचनात्मक एवं मानसिक बाधाओं को दूर करने पर जोर दिया है। अब इसका बैकग्राउंड देखते हैं। बैकग्राउंड क्या है? कि अनाउंस्ड एट केरला फॉर ऑल कॉन्क्लेव, तो केरल फॉर ऑल सम्मेलन में घोषणा किया गया है। ऑर्गेनाइज्ड बाय केरला टूरिज्म एंड द हिंदू, तो केरल पर्यटन विभाग द हिंदू द्वारा आयोजन किया गया है, ये याद रखिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से। तो स्टेटमेंट भाई किसके द्वारा स्टेटमेंट दिया गया है? पीएम मोहम्मद रियाज के द्वारा। टूरिज्म मिनिस्टर कहाँ के हैं? केरल के टूरिज्म मिनिस्टर है, याद रखिएगा। अब यहाँ पे बढ़ते हैं आगे और देखते हैं व्हाट इज इंक्लूसिव एक्सेसिबल टूरिज्म, तो इंक्लूसिव एक्सेसिबल टूरिज्म क्या है ये हम लोग समझेंगे। तो टूरिज्म दैट इंश्योर इक्वल एक्सेस, डिग्निटी, सेफ्टी एंड इंडिपेंडेंस फॉर ऑल ट्रेवल्स इंक्लूडिंग पर्सन विथ डिसेबिलिटीज, एल्डरली, चिल्ड्रेन एंड टेम्पोररी, तो यहाँ पे क्या बताया गया कि ऐसा पर्यटन जो दिव्यांग, बुजुर्ग, बच्चों और अस्थायी रूप से घायल व्यक्तियों सहित सभी यात्रियों को समान पहुंच, सम्मान, सुरक्षा एवं स्वतंत्र प्रदान करे, ये क्या है? इस टूरिज्म का क्या है? रिलीवेंट है, ये याद रखिएगा। अब बढ़ते आगे क्या है? यहाँ पे बैरिज आइडेंटिफाइड, तो इसमें कुछ बाधाएं हैं। तो बाधाएं क्या है? तो फिजिकल बैरिज, इंफ्रास्ट्रक्चर, सोशल बैरिज, इंफॉर्मेशनल बैरिज, एटीट्यूडनल बैरिज, मतलब फिजिकल बैरिज शारीरिक बाधाएं, सोशल बैरिज सामाजिक बाधाएं, इंफॉर्मेशनल बैरिज सूचनात्मक बाधाएं, एटीट्यूडनल बैरिज मानसिक या व्यवहारिक बाधाएं। अब यहाँ पे केरला की इनिशिएटिव, अब केरला का यहाँ पे मुख्य पहल क्या है? तो फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड डिजाइन पॉलिसी इन इंडिया, तो भारत की पहली डिजाइन नीति है, ये याद रखिएगा। यूनिवर्सल डिजाइन बेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, यूनिवर्सल डिजाइन आधारित अवसंरचना,
असिस्टिव एप्स एंड डिजिटल गाइड्स, सहायक ऐप एवं डिजिटल गाइड्स यहाँ पे है। क्लियर सिग्नल एंड ट्रेंड टूरिज्म स्टाफ, तो स्टाफ संकेतक व प्रशिक्षक पर्यटन कर्मी। अब यहाँ पे यूनिवर्सल डिजाइन प्रिंसिपल को समझते हैं क्या है, तो फैसिलिटीज अनेबल यूजेबल बाय एवरीवन विदाउट स्पेशल एडेप्टेशन प्रोमोटिंग इंक्लूसिव बाय डिफॉल्ट। तो ऐसी सुविधाएं जिनका उपयोग विशेष अनुकूलन के बिना सभी कर सके, यही वास्तविक समावेशन है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है मेंस एवं प्रीलिम्स दोनों के लिए, कि ऐसी सुविधाएं जिनका उपयोग विशेष अनुकूलन के बिना सभी कर सके, यही वास्तविक क्या है, समावेशन है, प्रोमोटिंग इंक्लूजिंग बाय डिफॉल्ट। ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बढ़ते आगे, इसका क्या सिग्निफिकेंस, बेनिफिट, लाभ देखते हैं क्या लाभ है। तो पर्सन विथ डिसेबिलिटीज, सीनियर सिटीजन्स, फैमिलियर्स विथ चिल्ड्रेन, टेम्पोररी एंड इंजरी ट्रेवल्स, दिव्यांग व्यक्ति, वरिष्ठ नागरिक, बच्चों वाले परिवार, अस्थायी रूप से घायल, सभी के लिए यह क्या है, सभी के लिए एक्सेसिबल है एंड इक्वलिटी है, सभी के लिए समान पहुंच, समान हर चीज़ इक्वल है, ठीक है। तो आगे देखते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ ह्यूमन एलिमेंट। तो मानवीय पक्ष का महत्व क्या है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर एलोन इज द इनसफिशिएंट सेंसिटिव एंड ट्रेनेड पर्सनल आर इक्वली क्रिटिकल। तो केवल अवसंरचना पर्याप्त नहीं, संवेदनशील एवं प्रशिक्षण मानव संसाधन भी उतने ही आवश्यक है, ये याद रखिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझना है इसको कि क्या इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन एलिमेंट। तो केवल अवसंरचना प्राप्त नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर एलोन इज इनसफिशिएंट सेंसिटाइज्ड एंड ट्रेनेड पर्सनल आर इक्वली क्रिटिकल। तो केवल अवसंरचना पर्याप्त नहीं है, संवेदनशील एवं प्रशिक्षित मानव संसाधन भी उतने ही आवश्यक है, ये बताया गया है। अब यहाँ पे सोशल इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस देखते हैं, सामाजिक आर्थिक महत्व क्या है। तो इनहेंस इक्वलिटी ऑफ लाइफ, तो जीवन गुणवत्ता में सुधार होगी, इक्वलिटी बढ़ेगी। बूस्ट सस्टेनेबल टूरिज्म, तो सतत पर्यटन को बढ़ावा मिलेगी। इनकोरेज कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, तो सामुदायिक भागीदारी होगी। तो मैक्स टूरिज्म डेमोक्रेटिक्स एंड इंक्लूसिव, तो पर्यटन को लोकतांत्रिक समावेशी बनाना आवश्यक है, ये याद रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं रिप्लिकेबिलिटी अक्रॉस इंडिया। यहाँ पे क्या है, रिप्लिकेबिलिटी अक्रॉस इंडिया, तो अखिल भारतीय महत्व क्या है, तो अदर स्टेट्स एम्यूलेटिंग केरला, क्या है, अन्य राज्य केरल मॉडल अपना रहे हैं। मॉडल एलिंग्स विद SDGs राइज टू बेस्ट अप्रोच, तो SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स एवं अधिकार आधारित दृष्टिकोण से मेल। सपोर्ट्स इंक्लूसिव डेवलपमेंट एजेंडा, तो समावेशी विकास को बल। अब UPSC के यहाँ पे प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से देखते हैं, तो इंक्लूसिव टूरिज्म क्या है, इम्पोर्टेंट है। यूनिवर्सल डिजाइन इम्पोर्टेंट है। केरला टूरिज्म पॉलिसी, एक्सेसिबिलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर, ये क्या प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब यहाँ पे बढ़ते हैं आगे, देखते हैं UPSC मेंस के पर्सपेक्टिव से। तो मेंस के पर्सपेक्टिव से क्या है, तो GS पेपर 2 के लिए गवर्नेंस एंड सोशल जस्टिस इंपॉर्टेंट है। इंक्लूसिव ग्रोथ टूरिज्म, ऐसे इंक्लूसिव डेवलपमेंट एंड राइट्स ऑफ PWDS, तो दिव्यांग अधिकार और निबंध समावेशी विकास इंपॉर्टेंट है। अब मॉडल मेंस स्टेटमेंट, मेंस के पर्सपेक्टिव से देखते हैं, तो केरला टूरिज्म विदाउट बैरिज मॉडल रिफ्लेक्ट अ शिफ्ट फ्रॉम चैरिटी बेस्ड टू राइट बेस्ड डेवलपमेंट, तो केरल का बाधा मुक्त पर्यटन मॉडल कल्याण से आधिकारिक अधिकार विकास की ओर बदलाव को क्या करता है, दर्शाता है, ये याद रखिएगा। अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल। तो नेक्स्ट आर्टिकल क्या है, यहाँ पे नेक्स्ट आर्टिकल है पैनल टू प्रोवाइड गाइडेंस ऑन हेल्थ केयर फॉर ट्रांस पीपुल, तो ट्रांस पीपुल के लिए यहाँ पे पैनल प्रोवाइड किया जाता है कि हेल्थ केयर मार्गदर्शक के लिए, तो स्वास्थ्य सुविधा के लिए किसके लिए, तो ट्रांस पीपुल के लिए, ये याद रखिएगा। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं न्यूज़। तो न्यूज़ है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट हैज कॉन्स्टिट्यूट अ पैनल ऑफ मेडिकल एक्सपर्ट, तो सामाजिक न्याय एवं आधिकारिक मंत्रालय ने चिकित्सा विशेषज्ञों का पैनल गठित किया है। अब ऑब्जेक्टिव इसका क्या है, उद्देश्य क्या है, प्रोवाइड टेक्निकल एंड पॉलिसी लेवल गाइडेंस ऑन हेल्थ फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन
तो उद्देश्य क्या है, ट्रांसजेंडर व्यक्तियों से जुड़ी स्वास्थ्य सेवाओं पर तकनीकी व नीतिगत मार्गदर्शक देना। अब बढ़ते हैं आगे, उसका बैकग्राउंड डेटा देखते हैं क्या है। तो पैनल फॉर फॉलोइंग सुप्रीम कोर्ट्स ऑब्जर्वेशन इन जैन कौशिक वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। तो जैन कौशिक बनाम भारत संघ मामला में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों के बाद पहल। तो एडवाइजरी कमेटी अर्लियर नोटेड लैक ऑफ फोकस्ड डेलिब्रेशन ऑन ट्रांसजेंडर हेल्थ केयर। तो पहल गठित सलाहकार समिति ने ट्रांसजेंडर स्वास्थ्य पर पर्याप्त चर्चा की कमी बताई, ये याद रखिएगा। बढ़ते हैं आगे क्या है, तो यहाँ पे पैनल की आवश्यकता, क्योंकि ट्रांस पर्सन फेस डिस्क्रिमिनेशन, स्टिग्मा एंड लैक ऑफ स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर, एब्सेंस ऑफ यूनिफॉर्म साइंस बेस्ड प्रोटोकॉल्स एंड ऑन जेंडर अफर्मिंग केयर। तो ट्रांसजेंडर समुदाय को भेदभाव, तो ये जरूरी क्यों है, पैनल जरूरी क्यों है, तो इसलिए जरूरी है क्योंकि ट्रांसजेंडर समुदाय को भेदभाव, कलंक और विशेष स्वास्थ्य सेवाओं की कमी का सामना करना पड़ा है। जेंडर अफर्मिंग केयर व वैज्ञानिक व समान दिशा निर्देशों का अभाव, कमी है यहाँ पे। अब यहाँ पे की फोकस एरिया, तो किस क्षेत्र में ज़्यादा ध्यान देनी चाहिए, तो जेंडर अफर्मेशन सर्जरी, तो जेंडर अफर्मेशन सर्जरी, उसके बाद हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, मेंटल हेल्थ एंड जेनेटिक्स काउंसलिंग, उसके बाद एथिकल, लीगल एंड ह्यूमन राइट्स, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। इसके ऊपर क्या करना चाहिए, मेन फोकस ज़्यादा ध्यान देनी चाहिए, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे, देखते हैं साइंस बेस्ड अप्रोच। तो यहाँ पे साइंस बेस्ड अप्रोच क्या, तो एविडेंस बेस्ड पॉलिसी मेकिंग टू रिड्यूस सफरिंग। तो पीड़ा कम करने हेतु प्रमाण आधारित नीतियाँ बनाना जरूरी है। लॉन्गिट्यूडनल पीर रिवाइव्ड स्टडीज ऑन गैस हार्ट आउटकम्स। तो यहाँ पे गैस हार्ट से के प्रभावों पर दीर्घकालिक शोध जरूरी है। इंटीग्रेशन विद पब्लिक हेल्थ सिस्टम, तो सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली से एकीकरण, ये सारे क्या है, जरूरी है, बहुत ज़रूरी है हमारे सोसाइटी समाज के लिए। अब यहाँ पे देखते हैं इंस्टीट्यूशनल रोल क्या, संस्था की भूमिका इसमें क्या है, तो सजेस्ट इन्वॉल्व ऑफ ICMR, AIMS एंड एक्सपर्ट मेडिकल बॉडीज डेडिकेटेड कंसल्टेशन एंड कॉन्टिन्यूअस रिव्यू मैकेनिज्म। तो यहाँ पे ICMR और एम्स व अन्य विशेषज्ञ संस्थानों की भूमिका है। तो विशेष परामर्श व निरंतर समीक्षा तंत्र जरूरी है। अब सिग्निफिकेंस, महत्व क्या है, महत्व देखते हैं हम लोग। तो महत्व है प्रमोट्स डिग्निटी को प्रमोट्स करेगा, इक्वलिटी को करेगा, एंड इंक्लूसिव हेल्थ केयर, समावेशी स्वास्थ्य केंद्र। तो एलिंग्स विद आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड डिग्निटी। अब यहाँ पे अनुच्छेद 21 जो है जीवन व गरिमा का अधिकार देता है। उसके बाद स्ट्रेंथनेस इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ट्रांसजेंडर पर्सन एक्ट 2019। तो ट्रांसजेंडर व्यक्ति का अधिनियम 2019 के प्रभावों क्रियान्वयन में सहायक। तो अब इनमें कुछ चैलेंजेस हैं, तो चैलेंजेस क्या है, तो सोशल स्टिग्मा एंड लैक ऑफ अवेयरनेस, सामाजिक कलंक व जागरूकता की कमी है। एथिकल डिबेट्स अराउंड मेडिकल इंटरवेंशन, तो चिकित्सा हस्तक्षेपों पर नैतिक बहस। कैपेसिटी गैप्स इन पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम, तो सार्वजनिक स्वास्थ्य ढांचे में क्षमता की कमी है। ये सारे चैलेंजेस हैं, चैलेंजेस याद रखिएगा, मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इनका वे फॉरवर्ड देखते हैं, आगे की राह क्या है, तो क्लियर नेशनल गाइडेंस ऑन ट्रांसजेंडर हेल्थ केयर, तो ट्रांसजेंडर स्वास्थ्य पर स्पष्ट राष्ट्रीय निर्देश। तो ट्रेनिंग ऑफ हेल्थ केयर प्रोफेशनल, तो स्वास्थ्य कर्मियों का प्रशिक्षण जरूरी है। उसके बाद कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इन पॉलिसी मेकिंग, तो नीति निर्माण में समुदाय की भागीदारी ये जरूरी है, ये वे फॉरवर्ड है, याद रखिएगा। अब यूपीएससी के रिलीवेंस से क्या है, तो प्रीलिम्स ट्रांसजेंडर प्रोफेशन एक्ट GS HRT, मेंस के पर्सपेक्टिव से GS पेपर 2 और 4 के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है। सोशल जस्टिस, हेल्थ केयर गवर्नेंस, एथिक्स एंड ह्यूमन राइट्स से रिलेटिव है। उसके बाद ऐसे देखते हैं इंक्लूसिव डेवलपमेंट एंड डिग्निटी ऑफ मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी। अब मार्जिनलाइज्ड मतलब क्या होता है, कम्युनिटी मतलब वो कम्युनिटी जिसको धीरे धीरे क्या किया जाता है, उनका कल्चर से हर चीज़ से क्या किया जाता है, ख़त्म किया जाता है, वंचित किया जाता है, याद रखिएगा, मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज। अब बढ़ते हैं आगे, देखते हैं
आर्टिकल, नेक्स्ट आर्टिकल क्या है, तो विल इजरो आर्म NSIL पिक अप द स्लैक ऑफ अ फ्लैट स्पेस बजट। तो क्या इसरो का सहायक NSIL यहाँ पे क्या करता है, द स्लैक ऑफ फ्लैट, तो यहाँ पे बजट की जो कमी होता है क्या उसको पूरा कर सकता है। अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं क्या है न्यूज। तो न्यूज हम लोग देख चुके हैं। तो न्यूज क्या है कि डिबेट ऑन फ्लैट स्पेस बजट एंड रोल ऑफ NSIL न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। तो कैन NSIL ब्रिज द फंडिंग एंड कॉमर्शलाइजेशन गैप ऑफ इंडिया स्पेस सेक्टर। तो अंतरिक्ष बजट स्थिर रहने और NSIL की भूमिका पर चर्चा। तो अंतरिक्ष इसरो का जो बजट है वो क्या है, स्थिर है, इंक्रीजमेंट नहीं हो रहा है। तो NSIL की भूमिका पर चर्चा। तो क्या NSIL भारत के अंतरिक्ष क्षेत्रों में वित्तीय व्यावसायिक कमी को पूरा कर सकता है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे इसरो क्या है। तो यहाँ पे देखते हैं इसरो का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसको एस्टेब्लिश किया गया था 1969 में नोडल एजेंसी के तहत अंडर डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस। तो ये किस डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है, तो डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस। तो फोकस इसका क्या है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, सैटेलाइट्स, लॉन्च व्हीकल्स, स्पेस मिशन, ये सारी चीज़ क्या इस पर फोकस है, उद्देश्य है इसका। तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन 1969 में आता, अंतरिक्ष विभाग के अंतर्गत आता है। तो इसका कार्य क्या, अनुसंधान है, उपग्रह है, प्रेक्षण है, उसके बाद यान अंतरिक्ष मिशन, ये सारी चीज़ क्या इसका कार्य है। अब हम लोग समझेंगे NSIL क्या है। तो न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड है, जिसका गठन 2019 में किया गया था। तो कॉमर्शियल आर्म ऑफ इसरो, ये क्या है, कॉमर्शियल आर्म्स ऑफ इसरो, इसरो का सहायक है। उसके बाद यहाँ पे इसरो की व्यावसायिक शाखा है, सहायक है। मोनेटाइज इसरो टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर, इसरो की तकनीकों व अवसंरचना का व्यवसायीकरण। अब समझेंगे व्हाई NSIL वाज क्रिएटेड। तो NSIL जो है इसको क्रिएट क्यों किया गया था, तो रिड्यूस फाइनेंशियल बर्डन ऑन इसरो पर वित्तीय दबाव कम करने के लिए, इनेबल इंडस्ट्री पार्टिसिपेशन, निजी क्षेत्रों की भागीदारी को बढ़ाना, शिफ्ट फ्रॉम गवर्नमेंट फंडेड मॉडल टू सर्विस ड्रिवन मॉडल। तो सरकारी खर्च अधिक आधारित मॉडल से सेवाधारित मॉडल की ओर बढ़ावा। उसके बाद यहाँ पे फंक्शन क्या है, NSIL का फंक्शन क्या है, तो कॉमर्शियल लॉन्च ऑफ LVM-3 PSLV। तो LVM-3 PSLV का व्यावसायिक प्रेक्षण लॉन्च करना। उसके बाद क्या, सैटेलाइट सर्विस एंड ट्रांसपोंडर लीजिंग, तो उपग्रह सेवाएं व ट्रांसपोंडर लीज करना, ये इसका कार्य है। उसके बाद इंडस्ट्री लीड, मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्शन, ये सारी चीज़ क्या है इसका वर्क है, मेन वर्क है। अब यहाँ पे देखेंगे बजट इशू कोर कंसर्न। तो यहाँ पे बजट इशू का मेन मुद्दा, कंसर्न, चिंता क्या है, तो DOS बजट, अंतरिक्ष का बजट जो है, तो DOS डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस बजट लार्जली स्पेंट ऑन ऑपरेशनल कॉस्ट। तो अंतरिक्ष बजट का बड़ा भाग संचालन व्यय में, कहाँ पे, तो ऑपरेशन में इसका ज़्यादा क्या होता है, बजट खपत होता है। लिमिटेड फंड्स फॉर न्यू रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, तो अनुसंधान व नई अवसंरचना हेतु कम धन। बजट स्टेगनेशन एंड अफेक्ट्स लॉन्ग टर्म कॉम्पिटिटिवनेस, दीर्घकालीन प्रतिस्पर्धा पर नकारात्मक प्रभाव। अब यहाँ पे देखते हैं कैन NSIL फिल द गैप, क्या ये जो गैप है इस गैप को NSIL के द्वारा भरा जा सकता है। तो रेवेन्यू ग्रोइंग रैपिडली, तो NSIL के आय में तेज वृद्धि है। तो उसके बाद गवर्नमेंट बिटिंग ऑन कॉमर्शियल रेवेन्यूज, तो सरकार का जोर व्यावसायिक राजस्व पर। NSIL एज ब्रिज बिटवीन स्टेट एंड प्राइवेट कैपिटल, तो सरकार व निजी पूंजी के बीच सेतु। अब यहाँ पे देखते हैं लिंक विथ न्यू स्पेस एंड प्राइवेट। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे, लिंक करेंगे न्यू स्पेस और प्राइवेट सेक्टर को। तो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्स IN स्पेस रिफॉर्म्स 2020, तो यहाँ पे IN स्पेस सुधार 2020 का पूरा का। उसके बाद इनकोरेज स्टार्टअप्स की स्काई रूट एंगीकूल एंश्योर्स प्राइवेट डिमांड्स विया गवर्नमेंट प्रोड्यूसमेंट, तो सरकारी स्टार्टअप को प्रोत्साहन करना।
स्काई रूट्स, अग्निकुल। सरकारी खरीद से निजी मांग को स्थिरता। ये सारे चीज़ क्या है लिंक करके बताया गया। उसमें इनमें कुछ चैलेंजेस है, तो चैलेंजेस क्या है देखते हैं हम लोग। तो चैलेंज है ओवर रेजिलेंस ऑन एसआईएल रेवेन्यू, रिस्क ऑफ अंडर फंडिंग कोर इसरो एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो यहाँ पे एनएसआईएल पर अत्यधिक निर्भरता, तो इसरो के मूल रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए धन की कमी, नीड बैलेंस बिटवीन कॉमर्शियल एंड स्ट्रेटजिक गोल्स। तो यहाँ पे रणनीति व व्यावसायिक लक्ष्यों में संतुलन आवश्यक है। ये चुनौतियां हैं क्या क्या चीज़ में, रणनीति और व्यावसायिक लक्ष्यों में संतुलन आवश्यक है। किस चीज़ में बैलेंस, तो बिटवीन कॉमर्शियल एंड स्ट्रेटजिक गोल्स के बीच क्या है बैलेंस जरूरी है। अब इसका वे फॉरवर्ड देखते हैं। वे फॉरवर्ड क्या है, इंक्रीज पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन स्पेस। तो अंतरिक्ष क्षेत्र में सार्वजनिक निवेश बढ़ाना जरूरी है। उसके बाद ट्रीट स्पेस एज क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, अंतरिक्ष को महत्वपूर्ण अवसंरचना का दर्जा देना जरूरी है। एनएसआईएल एज फैसिलिटेटर नॉट रिप्लेसमेंट ऑफ इसरो। तो एनएसआईएल सहयोगी हो, इसरो का विकल्प नहीं। अब यहाँ पे देखते हैं यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से, तो क्या है जीएस पेपर 3 से रिलेटेड है, साइंस टेक्नोलॉजी स्पेस सेक्टर से। उसके बाद 2 से गवर्नमेंट एंड पॉलिसी रिफॉर्म को लेकर के। तो इसमें कीवर्ड क्या है याद रखिएगा, इसरो, एनएसआईएल, आईएन स्पेस, न्यू स्पेस, स्पेस इकोनॉमी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। तो ये क्या है कीवर्ड से याद रखिएगा। अब मेंस के पर्सपेक्टिव से देखते हैं। तो मेंस के पर्सपेक्टिव से क्या है, तो एनएसआईएल कैन सप्लीमेंटेड बट नॉट कैन नॉट सब्सटिएट पब्लिक फंडिंग। तो एनएसआईएल सहायक हो सकता है, विकल्प नहीं। सस्टेनेबल स्पेस ग्रोथ नीड्स स्टेट प्लस मार्केट सेंजरी। तो टिकाऊ अंतरिक्ष विकास हेतु राज्य बाजार समन्वय आवश्यक है। यहाँ पे क्या है ध्यान देना, सस्टेनेबल स्पेस, अगर टिकाऊ अंतरिक्ष विकास चाहिए तो यहाँ पे क्या है मार्केट स्ट्रेटजी प्लस स्टेट, राज्य क्या है जरूरी है, ये याद रखिएगा। तो आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं। तो आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लेक्चर को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।